नमस्कार। आज हम निसार मिशन पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उससे लगता है कि नासा और इसरो का ये जो जॉइंट मिशन है ये पृथ्वी को देखने का तरीका बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो सवाल यही है कि आखिर ये मिशन है क्या और इसे अब तक का सबसे महंगा करीब $1.5 बिलियन और सबसे शक्तिशाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्यों कहा जा रहा है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो निसार यानी नासा आईएसआरओ सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम से ही पता चलता है कि ये दोनों बड़ी स्पेस एजेंसीज का पहला ऐसा बड़ा जॉइंट सैटेलाइट मिशन है। हाँ, और इस पर 10 साल से भी ज्यादा काम चला है। मतलब काफी लंबी प्लानिंग रही है इसके पीछे। और लॉन्च शायद 2025 में श्रीहरिकोटा से आईएसआरओ के जीएसएलवी रॉकेट से। हाँ, अभी यही टेंटेटिव डेट्स हैं, जुलाई 2025 या शायद उसके आसपास। और वो लागत $1.5 बिलियन, मतलब करीब 13,000 करोड़ रुपए। ये तो बहुत ही ज्यादा है। वजन भी तो है, लगभग 2800 किलो। बिल्कुल। और इस भारी लागत और वजन के पीछे है इसकी बहुत ही खास टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे हम एसएआर कहते हैं। एसएआर, हाँ, इसमें क्या खास है? निसार में असल में 2 तरह के रडार सिस्टम लगे हैं। एक एल बैंड है जो नासा ने बनाया है, और दूसरा एस बैंड जो आईएसआरओ ने बनाया है। एल बैंड और एस बैंड ये अलग अलग क्या करते हैं? देखिए, एल बैंड की खासियत है कि वो जैसे घने जंगल हैं उनके आर पार देख सकता है, या जमीन के थोड़ा अंदर तक झांक सकता है। मिट्टी में कितनी नमी है, बर्फ कितनी गहरी है, ये सब पता लगा सकता है। अच्छा। और जो एस बैंड है वो सतह को, सरफेस को बहुत अच्छे से देखता है, जैसे फसलें कैसी हैं, शहरी इलाके कैसे फैले हैं, पानी कहाँ है। तो मतलब एक तरह से एक गहराई देखता है और दूसरा सतह की बारीकियां। हाँ बिल्कुल, यही इसका ड्यूअल फ्रीक्वेंसी का फायदा है। दोनों मिलकर एक पूरी ज्यादा डिटेल्ड तस्वीर देते हैं जो शायद एक अकेले रडार से मुमकिन ना होती। और ये हर मौसम में काम करता है, दिन हो या रात। हाँ, यही तो कमाल है। ये रडार है, माइक्रोवेव इस्तेमाल करता है, तो इसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं। बादल हो, बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 24/7 तस्वीरें। बिल्कुल, हर मौसम में पृथ्वी की एकदम साफ तस्वीरें। इसके लिए इसमें एक बहुत बड़ा एंटीना लगा है, करीब 12 मीटर डायमीटर का। 12 मीटर, वो तो काफी बड़ा हुआ। कितना? लगभग एक बैडमिंटन कोर्ट जितना। हाँ, करीब करीब उतना ही। और ये एंटीना अंतरिक्ष में जाकर खुलेगा। एक 9 मीटर लंबे बूम पर लगा है। बैडमिंटन कोर्ट जितना बड़ा एंटीना अंतरिक्ष में खोलना, ये तो अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती होगी। है तो, लेकिन यहीं पर सिंथेटिक अपर्चर वाली तकनीक काम आती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, सैटेलाइट तो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है तेजी से, वो लगातार तस्वीरें लेता जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सैटेलाइट की इस मूवमेंट का इस्तेमाल करके ऐसा इफेक्ट बनाता है जैसे एंटीना 12 मीटर का नहीं बल्कि कई किलोमीटर लंबा हो। अरे वाह, मतलब फिजिकली एंटीना उतना बड़ा नहीं है पर काम वैसे करता है। हाँ बिल्कुल, इसी सिंथेटिक तरीके से ये बहुत हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले पाता है। करीब 3 से 10 मीटर तक की चीजें भी साफ दिख जाती हैं। कमाल है। ये तकनीक क्या एकदम नई है? सार तकनीक तो पहले से है, लेकिन निसार जिस तरह से ड्यूअल फ्रीक्वेंसी के साथ इतने बड़े पैमाने पर इसे इस्तेमाल कर रहा है वो अभूतपूर्व है। मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ। समझ गई। अच्छा, एक और तकनीक का जिक्र सुना था, इनसार, इंटरफेरोमेट्रिक सार। ये क्या चीज है? हाँ, इनसार भी बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि निसार हर 12 दिन में ठीक उसी जगह की दोबारा तस्वीर लेगा। हर 12 दिन में? ठीक है, फिर ये दोनों तस्वीरों की जो 12 दिन के अंतर पर ली गई हैं उनकी तुलना करेगा और इस तुलना से सतह में होने वाले बहुत ही छोटे बदलाव, मतलब सेंटीमीटर या मिलीमीटर लेवल के बदलाव, उनको भी पकड़ लेगा। सेंटीमीटर लेवल? जैसे कि? जैसे मान लीजिए कहीं जमीन धीरे धीरे धंस रही है, शायद कुछ सेंटीमीटर, या कहीं थोड़ी सी ऊपर उठ रही है, ये इनसार उसे नाप सकता है। तो क्या ये जैसे शहरों में ग्राउंड वाटर निकालने से जमीन धंस जाती है धीरे धीरे, उसे भी पकड़ सकता है? हाँ बिल्कुल। या कोई ज्वालामुखी है, उसके अंदर मैग्मा की हलचल से जमीन थोड़ी फूल रही है, या कोई बड़ा बांध है, उसकी दीवार में हल्का सा मूवमेंट हो रहा है, ये वो सब पकड़ लेगा जो हमें आंखों से पता भी नहीं चलता। ये तो आपदा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी के लिए बहुत ही जबरदस्त टूल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यही इसके मुख्य लक्ष्यों में से एक है। तो इसके मुख्य लक्ष्य क्या क्या हैं फिर? निसार पृथ्वी से करीब 747 किलोमीटर ऊपर एक पोलर ऑर्बिट में घूमेगा।
हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का एक तरह से नक्शा तैयार करेगा। पूरी पृथ्वी का? हाँ, इसके मेन फोकस एरिया हैं बर्फ की चादरें और ग्लेशियर कैसे पिघल रहे हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी आपदाओं का अध्ययन, जमीन के नीचे पानी का लेवल, अच्छा, जंगलों की कटाई या बढ़त पर नजर रखना, समुद्र का लेवल कैसे बदल रहा है, और खेती की जमीन का विश्लेषण, फसलें कैसी हैं वगैरह। और ये डेटा कितना भेजेगा? सुना है बहुत ज्यादा होने वाला है। हाँ, बहुत ज्यादा। अनुमान है कि अपने कम से कम 3 साल के मिशन में ये करीब 140 पेटाबाइट्स डेटा जमा करेगा। 140 पेटाबाइट्स। ये कितना होता है अंदाजन? इसको ऐसे समझिए कि नासा के पास आज तक पृथ्वी को ऑब्जर्व करने का जितना भी डेटा जमा है, ये उससे भी ज्यादा है। अगर इसे आज की ब्लू रे डिस्क पे स्टोर करें तो लाखों डिस्क लग जाएंगी। बाप रे, इतना डेटा! और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा का सारा डेटा दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल होगा। फ्री डेटा? ये तो बहुत बड़ी बात है। रिसर्च के लिए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और शब्द मैंने सुना था, पोलराइजेशन। ड्यूअल या क्वाड पोलराइजेशन, इसका क्या मतलब है यहाँ? पोलराइजेशन का मतलब है रडार सिग्नल को भेजने और रिसीव करने का तरीका। सोचिए, जैसे पोलराइज्ड चश्मे होते हैं जो चमक कम करके आपको ज्यादा साफ दिखाते हैं। हाँ, वैसे ही निसार रडार सिग्नल को अलग अलग ओरिएंटेशन में भेज सकता है। जैसे हॉरिजॉन्टल भेजा, वर्टिकल रिसीव किया, या हॉरिजॉन्टल भेजा और हॉरिजॉन्टल ही रिसीव किया। इन अलग अलग कॉम्बिनेशन से सिर्फ सतह का नक्शा ही नहीं बनता, तो फिर बल्कि ये भी बेहतर पता चलता है कि वो सतह किस चीज की बनी है। क्या वो फसल है, या घना जंगल है, या बर्फ है, या पानी है, या शहर की बिल्डिंगें हैं। इससे सतह की प्रकृति की ज्यादा गहरी समझ मिलती है। अच्छा, तो ये सिर्फ कहाँ क्या है नहीं, बल्कि वो चीज असल में क्या है, ये भी बेहतर बताता है। हाँ, विश्लेषण और ज्यादा सटीक हो जाता है। वाकई निसार तो पृथ्वी को समझने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली, एक नया अध्याय जैसा लगता है। टेक्नोलॉजी कमाल की है। हाँ, है तो। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि जब इतना डिटेल्ड, इतना विशाल और वो भी मुफ्त डेटा दुनिया भर के वैज्ञानिकों, पॉलिसी मेकर्स के हाथ में आएगा, तो वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? हमारी जो बड़ी चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाएं, इनसे निपटने के लिए क्या नए रास्ते खुलेंगे, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा।